फिल्म की शुरुआत एक आवाज से होती है जो बताती है कि कुछ लोगों के बारे में कहा जाता है कि वे जन्मजात हुनर के साथ पैदा होते हैं जिससे वो बहुत ही अच्छी और शानदार संगीत बना सकते हैं। कुछ संगीत इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो अतीत या भविष्य की आत्माओं को भी बुला सकता है। प्राचीन पश्चिमी अफ्रीका में इसे क्रिएट कहा जाता था। यह उपहार उनके समुदाय में इलाज या शांति ला सकता था, लेकिन यह बुराई को भी अपनी ओर खींचता है। अब क्लासकेड मिस्पीसी अक्टूबर 1932 में सेमी मूर एक चर्च में पहुंचता है। उसका चेहरा खरोच से घायल होता है और उसके हाथ में सिर्फ एक टूटी हुई गिटार का गला है। अब चर्च के अंदर उसके पिता जेदोदियाह, जो एक पादरी हैं, गहरी प्रार्थना में डूबे होते हैं। जब वो सेमी को देखते हैं तो उसे अंदर बुलाते हैं और उसे सांत्वना देने की कोशिश करते हैं। जेदोदिहान अपने बेटे से कहते हैं कि वो संगीत से दूर हो जाए और ईश्वर की राह पर चले और पश्चाताप करे, लेकिन सेमी चुप रहता है और गिटार के बचे हुए हिस्से को कसकर पकड़े रहता है। जब उसके पिता ये सब कह रहे होते हैं तब सेमी को एक भयानक दृश्य दिखाई देता है जिसमें कोई उसे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर रहा होता है। इसके बाद कहानी एक दिन पीछे चली जाती है। सेमी के चचेरे भाई जुड़वा भाई स्मोक और स्टेक शिकागो में रहने के बाद क्लार्कसडेल लौटते हैं। उन्होंने कुछ गैंगस्टर से पैसे चुराए होते हैं और अब किसी के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद एक कार आती है और उसमें से एक आदमी निकलता है जिसका नाम हॉगवर्ड होता है। वो एक पूर्व क्रू क्लक्सन क्लान का सदस्य होता है और वो उन्हें पुरानी आरा मिल पर ले जाता है जिसे स्मोक और स्टोक खरीद कर एक ज्यूक जॉइंट यानी संगीत और नाच का अड्डा बनाना चाहते हैं जो काले लोगों के लिए होगा। वे हॉगवर्ड को पैसे से भरा एक बैग देते हैं और चेतावनी देते हैं कि अगर वह या उनके साथी यहाँ फिर से आए तो उन्हें मार दिया जाएगा। इसके बाद वे सेमी को लेने जाते हैं और फिर एक छिपी हुई जगह की ओर बढ़ते हैं जहाँ उन्होंने शराब से भरा एक ट्रक छुपाया होता है। यह शराब आरा मिल में होने वाली बड़ी पार्टी के लिए रखी गई है। अचानक एक सांप फुर्ती से रेंगता हुआ निकलता है, लेकिन स्मोक जल्दी से उसे मार देता है और ट्रक की जांच करने के बाद स्मोक कहता है कि उन्हें इंतजार करना चाहिए और ज्यूक जॉइंट अगले हफ्ते खोलना चाहिए, लेकिन स्टेक जोर देकर कहता है कि इसे आज रात ही शुरू करना होगा। स्मोक मान जाता है लेकिन कहता है कि उन्हें बंटना होगा, किसी को ट्रक की निगरानी करनी होगी, इसलिए स्मोक पीछे रुक जाता है जबकि स्टेक और सेमी ज्यूक जॉइंट की तैयारी के लिए निकल जाते हैं। स्मोक ट्रक स्टार्ट करता है और अपने कुछ दोस्तों से मिलने शहर की ओर चला जाता है। वहां पहुंचकर वह एक छोटी बच्ची को देखता है और उससे कहता है कि ट्रक पर नजर रखे। वह कहता है कि अगर कोई पास आए और ज्यादा देर तक रुके तो बस हॉर्न बजा देना, वो हर मिनट के 10 सेंट उसे देगा। बच्ची मान जाती है और स्मोक अंदर चला जाता है। अंदर वो अपने पुराने दोस्त ब्रो चाउ और उसकी बेटी लिसा से मिलता है। स्मोक उससे ज्यूक जॉइंट की ओपनिंग नाइट के लिए साइन बोर्ड और दूसरी चीजों में मदद मांगता है, लेकिन तभी बच्ची जोर से हॉर्न बजाती है। स्मोक भागकर बाहर आता है और देखता है कि दो आदमी ट्रक चुराने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें शराब भरी हुई है, और बिना झिझक के वह एक को पीठ में और दूसरे को पैर में गोली मार देता है ताकि उन्हें सबक मिले। उनमें से एक आदमी स्मोक को पहचान लेता है और माफी मांगता है और कहता है कि उसे पता नहीं था कि यह ट्रक स्मोक का है, लेकिन स्मोक दोबारा गोली मारता है। शहर के लोग यह सब देखते हैं लेकिन घबराते नहीं है। वे जुड़वा भाइयों को जानते हैं और उनका सम्मान करते हैं। स्मोक वापस अंदर जाता है और ब्रो चाउ को कुछ पैसे देता है ताकि वह उन आदमियों का ध्यान रख सके जिन्हें उसने गोली मारी है। फिर वो कहता है कि उसे आरा मिल के लिए साइन बोर्ड बनवाना है। ब्रो अपनी पत्नी ग्रेस को बुलाता है और वह यह काम करने के लिए तैयार हो जाती है। स्मोक उसे $14 देता है। उधर स्टेक सेमी को साथ लेकर चलता है जो एक ब्लूज म्यूजिशियन बनने का सपना देखता है। स्टेक ट्रेन स्टेशन जाता है ताकि एक बूढ़े ब्लूज गायक डेल्टा स्लिम को ढूंढ सके। अब ध्यान खींचने के लिए वे स्लिम से स्टेशन पर ही गाना गवाता है जिससे वहाँ छोटी भीड़ जमा हो जाती है। पहले तो डेल्टा यह काम करने से मना कर देता है, लेकिन जब स्टेक उसे पार्टी में बेचने के लिए रखी गई आयरिश बियर ऑफर करता है तो स्लिम मान जाता है। इसी दौरान मेरी नाम की एक महिला वहाँ आती है। वह जुड़वा भाइयों की बचपन की दोस्त है और स्टेक की पुरानी प्रेमिका। वो नाराज होती है कि उसकी माँ के निधन के बाद उन्होंने एक भी फूल नहीं भेजा, जबकि वह औरत उनके लिए भी एक माँ जैसी थी। इसी समय सेमी की मुलाकात पर्ल नाम की शादीशुदा औरत से होती है। सेमी उससे फ्लर्ट करता है और उसे ज्यूक जॉइंट की ग्रैंड ओपनिंग में आने का न्योता देता है। वापस लौटते समय स्मोक अपने पुराने दोस्त कॉर्न ब्रेड को एक कपास के खेत में काम करते हुए देखता है जहाँ वो अपनी पत्नी थेरस के साथ होता है। स्मोक उसे खेत से निकालकर ज्यूक जॉइंट की ओपनिंग के लिए सुरक्षा गार्ड की नौकरी पर रखता है और वहाँ से चला जाता है। बाद में स्मोक अपनी पत्नी एनी से मिलने जाता है जो वुडू करती है। जब स्मोक उसे घर के लिए कुछ पैसे देने की कोशिश करता है तो एनी खुश नहीं होती। वो पैसे लेने से मना कर देती है और कहती है कि यह खून के पैसे हैं। वे कभी एक बच्चा खो चुके हैं और उसी दर्द ने उन्हें अब तक अलग रखा है। एनी कहती है कि उनका वुडू अब तक जुड़वा भाइयों की रक्षा करता आया है। अब जैसे ही सूरज ढलता है एक आयरिश आदमी रेमिका जो खून से लथपथ होता है एक नस्ल भेदी जो रेबर्ट और जोन के घर की ओर दौड़ता है
और उनसे भीख मांगता है कि उसे अंदर आने दे और सुरक्षा के बदले सोना देने की बात करता है। वे उसे अंदर ले लेते हैं और कुछ देर बाद जॉन नाम के आदमियों का एक समूह आता है और जॉन को चेतावनी देता है कि रेमी खतरनाक है, लेकिन जॉन उनकी बातों पर यकीन नहीं करती और उन्हें भगा देती है। उनके जाने के बाद जब जॉन घर के अंदर जाती है तो वो यह देखकर हैरान रह जाती है कि रेमी एक पिचास है और वह बर्ट को काट लेता है और उसे भी पिचास बना देता है। इससे पहले कि जॉन कुछ कर सके वे उसे भी पिचास बना देते हैं। उधर भाई लोग अपना ज्यूक जॉइंट खोलते हैं और वहाँ बड़ी भीड़ जुट जाती है, लेकिन जगह को तैयार करने में उनका बहुत सारा पैसा खर्च हो चुका होता है। स्टेक और एनी स्मोक से बात करते हैं और सुझाव देते हैं कि कुछ लोगों को नकद की बजाय स्क्रिप्ट में एंट्री की इजाजत दे दी जाए। मेरी को भी बिना पैसे दिए अंदर आने दिया जाता है क्योंकि वो ब्लैक मदर की बेटी है। स्टेक सेमी को मंच पर बुलाता है और सेमी का संगीत बहुत गहरा और आत्मा को छू लेने वाला होता है और पूरी भीड़ चुपचाप हो जाती है, जैसे कि सब उस जादू में खो गए हों। उसकी धुन इतनी ताकतवर होती है कि आत्माएं बुलाने शुरू हो जाती है। अचानक अलग अलग समयों और जगहों में काले संगीतकार ज्यूक जॉइंट में प्रकट होने लगते हैं और जश्न में शामिल हो जाते हैं। अब पूरी इमारत जैसे ऊर्जा में जल उठती है, लेकिन कोई भी नाचना बंद नहीं करता। यह शक्तिशाली दृश्य रेमिक, बट और जॉन का ध्यान खींचता है। वे तीनों पिचास ज्यूक जॉइंट की ओर आते हैं और ऐसे दिखाते हैं जैसे वे घूमते हुए संगीतकार हो जिन्हें ध्वनि ने आकर्षित किया है। वे भी थोड़ी देर संगीत बजाते हैं ताकि उन्हें अंदर आने दिया जाए, लेकिन स्मोक को कुछ अजीब लगता है और वह उन्हें अंदर आने से रोक देता है। यहाँ तक कि जब वे पैसे देने की पेशकश करते हैं तब भी स्मोक उन्हें मना कर देता है। जब रेमिक और उसके साथी वापस जाने ही वाले होते हैं, मेरी वहां आकर उनसे बात करने लगती है क्योंकि उसे पता होता है कि भाइयों को पैसे की जरूरत है। वे उसे सोने के सिक्के देते हैं, लेकिन तभी रेमिक की आंखें लाल चमकने लगती है और उसके मुंह से लार टपकने लगती है। मेरी को समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वह तुरंत अपनी बंदूक निकालती है और जाने की कोशिश करती है, लेकिन रेमिक अचानक उस पर झपटता है और उसे भी पिचास बना देता है। अब उसी समय कार्नबेड पेशाब करने के लिए बाहर चला जाता है और सुरक्षा की जिम्मेदारी स्लिम पर छोड़ देता है। बट और जॉन कार्नबेट का मजाक उड़ाकर उसका ध्यान भटकाते हैं और उसे वहां से दूर लेकर चले जाते हैं। उधर ज्यूक जॉइंट के अंदर सेमी चुपचाप पर्ल के साथ एक प्राइवेट कमरे में चला जाता है। वह उसे खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि स्मोक और ग्रेस दोनों उसे देख रहे होते हैं। मेरी को फिर से ज्यूक जॉइंट में आने दिया जाता है और शुरुआत में वह स्मोक को बहलाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो स्टेक की ओर ध्यान देती है। दोनों एक कमरे में जाते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसी बीच ज्यूक जॉइंट के अंदर माहौल बिगड़ने लगता है। एक ग्राहक दूसरे ग्राहक को चाकू से चेहरे पर वार कर देता है क्योंकि वह धोखेबाज वाला पासा इस्तेमाल कर रहा था। स्मोक बीच बचाव करने आता है और सेमी से कहता है कि जाकर स्टेक को बुलाए, लेकिन सेमी खुद शर्मिंदा महसूस करता है और हिचकिचाता है और आखिर में स्मोक खुद जाता है और जो वह देखता है उससे दंग रह जाता है। मेरी स्टेक की गर्दन में अपना दांत गरा रही होती है और स्मोक तुरंत अपनी बंदूक निकाल लेता है और उस पर गोली चला देता है, लेकिन वो मरती नहीं है, बल्कि वह गुस्से में खड़ी हो जाती है और कहती है कि अब वो सबको मार डालेगी और फिर रात में गायब हो जाती है। स्मोक स्टेक को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। स्टेक की मौत हो जाती है। अब स्मोक और स्लिम जल्दी से ज्यूक जॉइंट खाली करवाते हैं और सभी मेहमानों को घर भेज देते हैं। अब वहाँ कुछ ही लोग रह जाते हैं, स्मोक, सेमी, एनी, स्लिम, पर्ल और ग्रेस। जैसे ही दरवाजे बंद होते हैं, कार्नब्रेड वापस लौटता है और अंदर आने की जिद करता है। एनी को लगता है कि कुछ सही नहीं है और वह कहती है कि उसे वहाँ से चला जाना चाहिए, लेकिन कार्नब्रेड अपनी मजदूरी मांगता है और जैसे ही स्मोक उसे पैसे देने के लिए हाथ बढ़ाता है, अब 50 बन चुका कार्नब्रेड उस पर झपट पड़ता है और उसकी बाहों में काट लेता है। स्मोक फुर्ती से प्रतिक्रिया करता है और उसके चेहरे पर गोली मार देता है, जिससे कार्नब्रेड भाग जाता है। अब एनी सबको बताती है कि वे असल में पिचास का सामना कर रहे हैं। हालात और बिगड़ जाते हैं जब पहले मरा हुआ स्टेक अचानक पिचास बनकर फिर से जिंदा हो जाता है। शुरू में वह दिखावा करता है कि वह ठीक है और स्मोक से कहता है कि अलमारी का दरवाजा खोल दे। स्मोक चाबी ढूंढने जाता है, लेकिन तभी स्टेक अलमारी का दरवाजा तोड़कर बाहर निकलता है और एनी तुरंत अचार में भिगोया हुआ लहसुन उसके चेहरे पर फेंकती है, जिससे वह चीखता हुआ इमारत से भाग जाता है। उधर बाहर खड़े 50 गाना और नाचना शुरू कर देते हैं, जिससे बाकी बचे मेहमान, जिसमें ब्रो भी शामिल होता है, खून के प्यासे राक्षसों में बदल जाते हैं। अब ज्यूक जॉइंट के बाहर 50 की एक बड़ी भीड़ जमा हो जाती है। उनकी अगुवाई कर रहे हैं रेमिक, मेरी, स्टेक, बट और जॉन। रेमिक आगे आता है और सच्चाई बताता है कि असल में भाइयों को हॉगवर्ड ने फंसाया था, जो कि के यानी क्रू कल्स क्लॉन का ग्रैंड ड्रैगन था। हॉगवर्ड की योजना थी कि बड और उसके बाकी साथियों को भेजकर जुड़वा भाइयों और ज्यूक जॉइंट के सभी लोगों को मार दिया जाए। स्टेक यह कहानी सही बताता है और कहता है कि वह यह सब कुछ देख चुका है जब वह 50 बना था, लेकिन रेमिक कहता है कि वह क्लोन की नस्ल भेदी सोच को नहीं
नहीं मानता। उसका असली मकसद सैमी है। वह मानता है कि सैमी के संगीत में इतनी ताकत है कि वह रेमी के खोए हुए पूर्वजों की आत्माओं को बुला सकता है। रेमी फिर एक प्रस्ताव रखता है। वह कहता है कि अगर वे सब पिचास बन जाए तो हमेशा के लिए जिंदा रह सकते हैं, नस्ल भेद और मौत के दर्द से आजादी पा सकते हैं। लेकिन जब सब लोग इंकार करते हैं तो वह ग्रेस और ब्रो की बेटी लिसा को मारने की धमकी देता है। जब सब समझ जाते हैं कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है तो वो लड़ाई की तैयारी शुरू कर देते हैं। लकड़ी की कीलें तैयार करते हैं, बंदूक भरते हैं और लहसुन टांगते हैं। ग्रेस साहस से चिल्लाकर पिचासों को अंदर आने की चुनौती देती है। वो अपने पिचास बनने पति ब्रो पर लकड़ी की कीलों से हमला करती है और दोनों आग की लपटों में जल जाते हैं। अब एक बलिदान में सलीम अपने हाथ में खुद को काटता है ताकि कुछ पिचासों को फुसलाकर एक जाल में खींचा जा सके। वहीं पर्ल को सैमी के सामने भी गंभीर चोट लग जाती है जिससे वो टूट जाता है और बाकी सभी बहादुरी से लड़ते हैं और एक एक करके पिचास को खत्म करते हैं। इस झड़प में एनी को भी एक पिचास काट लेता है। उसे पता होता है कि अब वो बदल जाएगी, इसलिए वो स्मोक से कहती है कि वो उसे मार दे इससे पहले कि वो अभी पिचास बन जाए। अब भारी मन से स्मोक ऐसा करता है और दूरी से यह सब देखकर स्टेक और मेरी के भीतर इंसानियत की एक हल्की सी झलक लौट आती है। आखिर में स्मोक और स्टेक के बीच भयंकर लड़ाई होती है। वहीं बाहर सैमी रेमिक से भागने की कोशिश करता है और रेमिक सैमी के चेहरे पर वार करता है जिससे वही निशाना बनता है जो पहले देखा गया था। लेकिन सैमी हार नहीं मानता। वो अपना गिटार उठाकर उसमें लगी चांदी की धातु को रेमिक के सिर में घुसेड़ देता है। तभी स्मोक वहां आता है और रेमिक के सीने में लकड़ी की कील भी घोंप देता है। जैसे ही सूरज निकलता है रेमिक जलकर राख हो जाता है और बाकी पिचास भी उसके साथ जल जाते हैं। स्मोक जानता है कि अब क्लान के लोग आने वाले हैं तो वह सैमी से कहता है कि वो भाग जाए और अपनी जान बचाए। इसके बाद स्मोक हथियार लेकर छिप जाता है और उनका इंतजार करता है। जब क्लान के लोग आते हैं तो वह उन पर गोलियां चलाने लगता है और उन्हें मार देता है। वो एक गाड़ी पर ग्रेनेड भी फेंकता है और इस लड़ाई में वो खुद भी पेट में गोली खा लेता है, लेकिन फिर भी रुकता नहीं है। वो सबको मार देता है। आखिर में बस हॉगवुड बचता है और अपनी जान की भीख मांगता है और पैसे देने की बात करता है, लेकिन स्मोक उसे भी गोली मार देता है। जब स्मोक मरने वाला होता है तो उसे एनी की आत्मा और उसके मरे हुए बच्चे की आत्मा दिखती है। सेमी वापस चर्च जाता है और उसका पादरी पिता उसे फिर से कहता है कि वो संगीत छोड़ दे, लेकिन सेमी मना कर देता है। वो गिटार लेकर उत्तर की ओर चला जाता है। बाद में सेमी को 1992 में दिखाया जाता है। वह अब एक बुढ़ा ब्लूज गायक है, लेकिन आज भी गाता है। उसके शो के बाद स्टेक और मेरी आते हैं जो अब भी पहले जैसे दिखते हैं। वे उसे गले लगाते हैं और स्टेक बताता है कि स्मोक ने उसे मारा नहीं था, बल्कि उसे कहा था कि वह छिपकर सेमी की रक्षा करे। अब स्टेक कहता है कि सेमी का वक्त पूरा हो चुका है और उसे पिचास बनने का ऑफर देता है ताकि वह हमेशा जिंदा रह सके और संगीत बना सके, लेकिन सेमी मना कर देता है। वह कहता है कि उसने सब कुछ देख लिया है और जब उसका समय आ गया है वह तैयार है। फिर वो अपना गिटार उठाकर आखिरी गाना बजाता है और जाने से पहले वो बताता है कि उसे आज भी उस रात के बुरे सपने आते हैं, लेकिन वह यह भी कहता है कि सूरज ढलने से पहले वो दिन उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। स्टिक कहता है कि वो आखिरी बार था जब मैंने अपने भाई को देखा, आखिरी बार जब सूरज देखा और आखिरी बार जब मैंने आजाद महसूस करा, और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मूवी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।